बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सियासी घमासान शुरू हो गया है। 8 दिन बाद पहले दौर के वोट डाले जाने, उन सभी सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के मेगा कैंपेन में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कूदे तो तेजस्वी यादव ने भी एनडीए गठबंधन पर हमले का मौका नहीं चूका। सियासी जंग में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। बीजेपी की धुआंधार रैली का आगाज हो चुका है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर लिस्ट के सबसे अहम चेहरे योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली रैली की और बुलंद आवाज में बता दिया कि विरोधी ना तो बिहार के दिल में है, ना ही उनके लिए सत्ता में जगह खाली है। गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, किसान और नौजवान उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी। उनके तो यहाँ केवल एक परिवार देश के अंदर शासन करे, ये कांग्रेस चाहता था। और राजद भी, इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि भाइयों बहनों, गरीबों का राशन तो खाए, यहाँ पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। इस बार बिहार में सियासी समीकरण बदले हुए। एनडीए से अलग होकर एलजेपी अपना दाव आजमा रही है, तो बीजेपी जेडीयू एक साथ पूरे दमखम के साथ हुंकार भर रही है। एक तरफ विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य करने वाली सरकारें और दूसरी तरफ जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाने वाली, व्यापक नरसंहार करने वाली। हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। आज से यूपी के सीएम योगी का चुनाव प्रचार शुरू हुआ। पहली रैली कैमूर के रामगढ़ में की और बता दिया कि विरोधियों के लिए बिहार की सत्ता का सफर आसान नहीं है। बिहार ने विकास की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करना प्रारंभ किया और सोने में सुहागा का काम होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और बिहार के लिए एक से एक नई योजनाएं आती हैं। एनडीए के दावों के बीच विरोधी पार्टियां भी गोलबंद हैं। इस बार मामला आन बान शान का है, वक्त भी बदला बदला सा है। लालू जेल में है। महागठबंधन ने लालू के बेटे तेजस्वी पर भरोसा जताते हुए उन्हें सीएम उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी की रणनीति एनडीए पर भारी पड़ेगी। क्या आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी पार्टियों का दाव सियासी दंगल में नीतीश पर भारी पड़ेगा? हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम सारे बिहार को एक परिवार मानते हुए सबकी सेवा करते हैं। समाज के किसी भी तबके की उपेक्षा नहीं की। और लोग तो भाई उनका जो सीमित अपना निजी परिवार है उसी पर ध्यान रहता है। हम लोगों का सब लोगों पर ध्यान है। उधर तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। वो तमाम चुनावी रैलियों में महागठबंधन का इरादा बता रहे हैं। तेजस्वी की माने तो एनडीए परेशान है, दोबारा इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों? नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? एनडीए पर सियासी वार तो एलजेपी की ओर से भी हो रहा है। वैसे चिराग का गुस्सा नीतीश पर ज्यादा है। चिराग ने एनडीए से अलग होने का फैसला नीतीश की वजह से लिया। अब नीतीश कुमार पर ही उनका असली निशाना है। आज ये कहना कि भैया लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाए या उस वक्त जंगल राज था, आप दूसरे की लकीर को छोटा कर कर अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर सकते। मेरी अपेक्षा मेरे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और इतने अनुभवी मुख्यमंत्री से ये थी कि वो अपनी लकीर को इतना बड़ा करें कि वो मापदंड बने आने वाले समय में। चिराग पासवान ने मानो नीतीश को हराने का एक सूत्रीय एजेंडा तैयार कर लिया है। इसके लिए चिराग ने बाकायदा
हैशटैग की शुरुआत की है, वो लगातार नीतीश पर नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आएगी, वैसे ही दोनों ओर से सियासी हमले तेज हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि नीतीश के लिए चिराग और तेजस्वी की दोहरी चुनौती आसान नहीं है। पटना से श्वेता सिंह और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एनडीए और महागठबंधन में सियासी जोर आजमाइश के बीच एक चैलेंज चिराग पासवान का भी, जो एक तरफ लगातार नीतीश कुमार पर निशाने साध रहे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते भी नहीं थक रहे। आखिर चिराग की इस रणनीति के मायने क्या हैं? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनावों से पहले ही रामविलास पासवान के निधन से उनकी जगह खाली है। अब उनकी 13वीं पर बेटे चिराग अपने पिता की यादों में डूबे हैं। दूसरी ओर बिहार में उनकी सियासी पारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी खूब है। चिराग के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में बिहार चुनाव उनकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनके पास सियासत के अनुभव की कमी है। साथ ही इस बार ना बीजेपी का साथ है, ना ही कोई अन्य बड़ा चेहरा। लोजपा जो है वोट कटवा पार्टी हो गई है, एक तरह से वोट कटवा है। अब जनता को धोखा दे रही है। वो झूठ मूठ के प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के लोगों को डार्क में रख करके चाहता है किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के वोट काटे। जनता बिहार के बहुत ही सतर्क है। देश में सबसे कॉन्शियस जनता मतदाता हमारे बिहार के हैं। पहले एनडीए गठबंधन का अहम हिस्सा थी एलजेपी, लेकिन एक तो मन मुताबिक सीटें नहीं मिली और दूसरी ओर नीतीश से मोह भंग हुआ तो खुद को गठबंधन से अलग करने का फैसला कर लिया। अब चिराग एकला चलोरे वाले अंदाज में है, लेकिन उनका भरोसा नहीं टूटा। पिता के गुजरने के बाद भी वो सत्ता की लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। एलजेपी उस पर अमल करने में जुटी है, लेकिन चिराग के लिए ये राह आसान नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस राह पर हूं सही सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, बट हाँ, मेरा पहला लक्ष्य जनता दल यूनाइटेड के हर एक प्रत्याशी को हराना जरूर है। मैं मौजूदा मुख्यमंत्री को कम से कम पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख सकता हूं। नीतीश को दुश्मन नंबर 1 मानने वाले चिराग बीजेपी के प्रति नरम है, लेकिन एनडीए के विरोधी मानते हैं कि उन्हें नीतीश ने भी धोखा दिया और बीजेपी ने भी। चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत चिराग पासवान जी को इस समय उनके पिता की होनी चाहिए थी, आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं है। बिहार चुनावों के परिणाम आएंगे तो तस्वीर साफ होगी कि किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन। लेकिन सियासी दांवपेच के बीच तेजस्वी से एलजेपी नेता प्रिंस राज की मुलाकात ने नई समीकरण को हवा दे दी। हालांकि प्रिंस राज ने इस मुलाकात को सियासत से हटकर बताया। कोई पॉलिटिकल बात नहीं, ये एक व्यक्तिगत संबंध, जो पापा का इतना अच्छा पारिवारिक संबंध, हम लोग का जो पारिवारिक संबंध, बस उसके वजह से आए हैं। कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा नहीं है। आज पिताजी का श्राद्ध कर्म है और हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं। तेजस्वी ने भी साफ कर दिया कि चिराग और एलजेपी से गठबंधन जैसी कोई बात नहीं। एलजेपी ने लगातार कहा है, चिराग जी ने कहा है वो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी के पार्टनर है, वो बीजेपी के पार्टनर है भैया, उसमें कोई बात आई है। इन सब के बीच दलित वोट बैंक पर हक जताने वाले और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी चिराग पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एलजेपी वोट कटवा है। कोई कारण से जैसे भी हो एनडीए से हट गए हैं तो उनका जनाधार एकदम खत्म है। तो उस अनाधार को थोड़ा सा जीवित करने के नाम पर मोदी जी का नाम ले रहे हैं, सो दैट कि मोदी जी के प्रिय लोग हैं कुछ वोट दे दें, तो ये वोट कटवे न हुआ। एनडीए के सवालों के बीच असल सवाल है कि चिराग का चैलेंज सही मायने में किसके लिए है। एलजेपी की सियासी चुनौती किसके लिए भारी पड़ने वाली है और इसका फायदा किसे मिलने वाला है, इसके लिए 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। पटना से श्वेता सिंह और रोहित कुमार सिंह के साथ
आज तक ब्यूरो। जुलाई सितंबर तिमाही में चीन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। चीन की सफलता के बाद भारत की आर्थिक गिरावट और चीन के मुकाबले पीछे रह जाने की ज्यादा चर्चा की जा रही, लेकिन फिलहाल भारत और चीन के बीच आर्थिक मुकाबला करना गलत होगा। कोरोना के आगाज और इससे निपटने के वक्त के हिसाब से दोनों आर्थिक महाशक्तियों की तुलना की जा सकती है। जुलाई से सितंबर तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था ने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने का दम वापस दिखाया है। चीन की विकास दर पहले नंबर पर ही नहीं आई है, बल्कि इसमें जबरदस्त उछाल भी आया है। आंकड़ों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था जुलाई से सितंबर में करीब 5% की दर से बढ़ी है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल से जून तिमाही में करीब 24% तक लुढ़क गई है। यही नहीं, जुलाई से सितंबर के लिए भी इसमें 13% से ज्यादा की गिरावट की आशंका है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि चीन में भारत से अलग क्या हो रहा है? क्यों इस बार दुनिया को मंदी से उबारने में एक बार फिर चीन का नाम लिया जा रहा है, लेकिन भारत का जिक्र नहीं हो रहा? ये मुश्किल इस बात से और बड़ी हो गई है कि कोरोना प्रभावित चीन की जनवरी से मार्च तिमाही में 7% की गिरावट आई थी। वहीं भारत की कोरोना प्रभावित तिमाही अप्रैल से जून में अर्थव्यवस्था 24% कम हो गई। एक तिमाही की गिरावट से उबरकर चीन ने उसके बाद दूसरी तिमाही में 3% से ज्यादा और अब तीसरी तिमाही में करीब 5% की दर से विकास किया है। दरअसल चीन सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में जान डालने और रोजगार में मदद के लिए कई आर्थिक उपाय किए थे। यानी चीन ने जो भी उपाय किए उनका असर अब दिखाई दे रहा है। ऐसे में चीन के संकट की तुलना पूरी तरह से भारत से करना सही नहीं होगा। भारत में संकट एक तिमाही के बाद आया। उस दौरान ही सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। सरकार के इन उपायों का असर भारत में भी चीन के मुकाबले एक तिमाही के बाद यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही में दिखाई देगा। इसमें भी फेस्टिव सीजन में लोगों के जमकर खर्च करने का अनुमान है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार का भरोसा बढ़ा है। लेकिन इस तिमाही के आंकड़े अगले साल फरवरी के आखिर में आएंगे और तभी ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना का मुकाबला करने में चीन के मुकाबले पिछड़ गई है। अगर साल भर के जीडीपी के अनुमान को देखें तो भारत की विकास दर 9.5% लुढ़कने की आशंका है। ऐसे में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल चीन से मीलों दूर रह भी जाए तो भी अगले साल ये चीन को पछाड़ सकती है। इसका दावा IMF की रिपोर्ट में भी किया गया है। We put out our latest World Economic Outlook. The main message was that the world economy remains in a deep recession, even though we have a small upgrade. Now, countries have benefited from the reopening and had a partial rebound, but still, to return back to pre-pandemic levels of activity in most countries is going to be a period that's long, it's going to be highly uneven, and also it remains highly uncertain. अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था 8.8% की दर से विकास करेगी, ऐसा IMF ने अनुमान लगाया है। उधर चीन कोरोना से लड़ाई में उलझी दुनिया के निशाने पर है। चीन अभी ट्रेड वॉर का भी सामना कर रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात के भरोसे है, जबकि भारत अपनी घरेलू खपत पर ज्यादा यकीन करता है। कोरोना को लेकर चीन के ऊपर ट्रम्प से लेकर और भी कई देशों ने सवाल खड़े किए हैं। इसके असर से आने वाले समय में चीन का निर्यात और विदेशी निवेश घटने की आशंका है। इसका फायदा अगर भारत ने उठा लिया तो फिर दुनिया भारत की तरक्की की नई रफ्तार की गवाह बन सकती है। लेकिन फिलहाल कोरोना से निपटने पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी यहाँ के कारोबार में उछाल आ सकता है। आज तक ब्यूरो।